हाय एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में एज वी नो कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका हाई कोर्ट का एग्जाम रहेगा स्टूडेंट्स। तो एक लास्ट सेशन है, तो उसमें जो है मैं आपको एक प्रेस राइटिंग का ओवरव्यू दूंगा। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा आपको इस फॉर्मेट को अप्लाई करना, राइट। तो प्रेस राइटिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना आपने। तो प्रेस राइटिंग क्या होता है, जैसे एक आपको टेक्स्ट दिया होगा, राइट, कुछ भी पैसेज दे देगा, एक टेक्स्ट है सपोज, इसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख के देगा। सपोज ये हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, टेक्स्ट गिवन, ठीक है। अब जब भी कुछ टेक्स्ट गिवन होता है तो उसमें एक हमारा जो है क्या होता है, एक राइटर होता है और एक रीडर होता है। वी आर द रीडर्स, भाई किसी ने लिखा है उसको तो हमने उसको पढ़ना है। अब कई बच्चे तो ऐसा भी करते हैं प्रेस राइटिंग में कि एक लाइन जो है स्टार्टिंग से उठा ली, एक लाइन थोड़ा नीचे से उठा ली, और फिर आपने एक थोड़ा नीचे जैसे से एक दो लाइन कट कॉपी कर लिया। तो ये तो आप करना मत प्लीज, ठीक है। अगर आप सिर्फ उसको कट कॉपी ही करोगे, दिस इज नॉट कॉल्ड अ प्रेस राइटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सूटेबल टाइटल निकालना है, टाइटल, राइट। तो टाइटल सबसे पहले लिखा जाएगा, मींस आप जो है सबसे पहले वहां पे इसको रीड करें, टेक्स्ट को एक बार रीड कर लें अच्छे से। एक बार नहीं, आप 2 बार उसको पढ़ लें, 3 बार उसको रीड कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप उसको रीड करोगे तो उसको पहले पढ़ के आपको एक उसका सूटेबल हेडिंग, जिसको कैप्शन बोलते हैं, टाइटल आपको सबसे ऊपर देना है, ठीक है। एक जो प्रेसी राइटिंग होती है विदाउट टाइटल, प्रेसी राइटिंग वही होती है जैसे हमारी जो बॉडी है, तो इट मींस हमारी बॉडी सिर्फ बॉडी है, उसमें सोल नहीं है, आत्मा नहीं है। सो विदाउट सोल, जैसे एक बॉडी है ना, वैसे एक प्रेस राइटिंग बिना टाइटल के अधूरी है, इनकम्प्लीट माना जाता है उसको। और ये जो सूटेबल टाइटल होता है इसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है जी। तो 1 मार्क्स का रहता है आपका सूटेबल टाइटल। तो अगर आपने टाइटल जो है थोड़ा रेलिवेंट वहां पे अच्छा टाइटल लिख के, एक हम पैसेज करके भी देखेंगे, मैं एक आपको करवा के बताऊंगा क्या अप्रोच से हमने इसको करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करके देता है पैसेज में, आपको थोड़ा सा स्ट्रेच मैनर में आपको लिख के देगा। तो आपने उस स्ट्रेच जो थोड़ा डिटेल में उस चीज को दिया होगा, उसको आपने थोड़ा जो है शॉर्ट करके लिख के आना है वहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको उसको 1/3 करके लिख के आना है। अगर 300 वर्ड्स का पैसेज आ रहा है तो इट मींस आपको वो 100 वर्ड्स में लिख के आना है, ठीक है। बट इतना पैसेज बड़ा नहीं आएगा। अगर आपको सपोज 100 या 120 का पैसेज आ रहा है एग्जाम में, तो आपको उसको 40 वर्ड्स में लिख के आना है, ठीक है। उसको ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है आपने। ये नहीं है आपके मार्क्स यहां तब कटेंगे अगर आप 40 के जगह 60 लिख के आ गए, कहीं 55 वर्ड लिख दिए आपने 60 लिख दिए। 40 से 42 जाएंगे, 43 जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ उससे नंबर 2-3 वर्ड अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो चलता है। 40 की जगह अगर आप 38 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होगी जब आप 40 की जगह 60 लिख के आ जाओगे, तो उतना उसको स्ट्रेच नहीं करना है। एब्रिविएशन फॉर्म में, मतलब उसको ब्रीफ फॉर्म में आपने लिखना है, इसलिए इसको प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं, शॉर्ट करके, राइट। सूटेबल टाइटल का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या है जो प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है, कि प्रेसी राइटिंग में आपको जो है 3rd पर्सन यूज करना है, 3rd पर्सन। प्रेसी राइटिंग इज रिटन इन 3rd पर्सन, राइट। कभी भी आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। अगर वो टेक्स्ट में सपोज कहीं पे आई यूज कर रहा है, यू नो वेरी वेल आई फर्स्ट पर्सन है, वी को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो भी फर्स्ट पर्सन है। या कहीं पे वो यू लगा रहा है तो वो भी फर्स्ट पर्सन है। तो इस आई वी फर्स्ट और सेकंड पर्सन को आपको दे में लेके जाना है। मतलब 3rd पर्सन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं, यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने। ही, शी, इट और दे, देयर, देम, these are the 3rd persons। ये आपके होते हैं 3rd persons। तो आई और वी वाली जो बात है उसको आपने दे में लिख के आना है। मतलब दे में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू यूज देयर 3rd persons, राइट। एक ये बात होगी। और प्लीज आप उसको जो है
क्या करना है, एक बार जैसे आपने पैसेज को रीड कर लिया, सेकंड टाइम उसको दोबारा से रीडिंग दे दो और उसका मेनली आपको उस टेक्स्ट का क्या निकालना है, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया निकालना है कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है बेसिकली, राइट। तो सेंट्रल आइडिया पिक करना है। सेंट्रल आइडिया जब आप पिक कर लोगे तो उसके बाद उसके साथ आपको उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स लिख देनी है। सेंट्रल आइडिया आपने निकाल दिया भाई, ये थीम है, इसमें ये बोलना चाह रहा है ऑथर, राइट, और जो है फिर उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स लिख के आपको उसको शॉर्ट करके लिख के आना है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो यही है प्रेसी। तो हम इसको देखते हैं, एक पैसेज आज सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपके सामने एक पैसेज है, इस पैसेज पे हम थोड़ा इसको प्रीसाइज में, ठीक है, इसको मैं लिख के आपको बता दूंगा कैसे इसको करना है। So write a précis of the following paragraph is not more than 1/3 number of words of the total passage। अब इसमें कितने वर्ड्स हैं मैंने काउंट तो नहीं करे हैं, बट अप्रॉक्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें 120 से 130 के अराउंड इसमें वर्ड्स हैं। तो हमें ये 40 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके सेंट्रल आइडिया को। बुरा एंगर में समटाइम्स बी राइट एंड होली। मतलब ये हो रहा है कि जो एंगर होता है, जो गुस्सा होता है, वो कभी कभी ठीक भी होता है, मे बी राइट एंड होली। मतलब जायज होता है, जो गुस्सा करना होता है, मतलब कई बार इंसान गुस्से में आ जाता है, तो कई बार बोल रहा है कि कभी कभी समटाइम्स वो इट मे बी राइट, या वी कैन से बेसिकली ये जायज होता है। फिर आगे बोल रहा है बैड टेम्पर इज ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन जो बैड टेम्पर होता है वो हमेशा ही गलत होता है, वो गलत होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। इट इज जनरली फुलिश, ये जनरली फुलिश होता है, फुलिश टू। मतलब पहले तो बोल रहा है कि बैड टेम्पर इज ऑलवेज, पहली बात इसको देखो स्ट्रेच करके लिख दिया इसने, बैड टेम्पर इज ऑलवेज रॉन्ग बोल रहा है अलग अलग सेंटेंसेस में, इट इज जनरली फुलिश। अभी स्टार्टिंग की जो 3 लाइंस है ना, मुझे इसको एक ही लाइन में कन्वर्ट कर देना है। यही है प्रेसी राइटिंग। जो भी हमें वहां पे टेक्स्ट गिवन होता है उसको स्ट्रेच मैनर में लिखता है। पहले बोल रहा है कि वो कभी कभी जो है मतलब वो ठीक भी होता है, जायज होता है गुस्सा, लेकिन बोल रहा है बैड टेम्पर हमेशा ही गलत होता है और वो फुलिश भी होता है, सो बैड टेम्पर पर्सन इज ऑलवेज सेल्फिश। आगे फिर एक बात नहीं, उसमें थॉट ऐड कर रहा है, ठीक है, थॉट्स को समझना है कि बैड टेम्पर्ड जो पर्सन होता है वो हमेशा ही सेल्फिश होता है। लेट अ सेल्फिश पर्सन हैज हिज ओन वे, ठीक है, एंड ही विल बी वेरी नाइस टू यू। लेट अ सेल्फिश, तो सेल्फिश पर्सन की ना यहाँ पे थोड़ी डिफाइन कर रहा है उसको कि जो सेल्फिश बंदा होता है वो कैसा होता है। तो यही बोलना चाह रहा है कि जब सेल्फिश पर्सन होता है, जब उसको काम पड़ता है ना, तो वो तुम्हारे लिए बहुत नाइस बन जाता है। मतलब अगर उसको तुम्हारे से कोई काम है, ठीक है, कोई उसने तुमसे काम निकलवाना है, तो तुम्हारे लिए बहुत नाइस बनेगा, मतलब तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करेगा। बट क्रॉस हिम इन द स्मॉलेस्ट थिंग एंड ही फ्लाइज, ठीक है, और मतलब वो काम निकलवा के ना फिर गायब हो जाता है। एंड ही फ्लाइज, उसका मतलब ये इनटू अ रेज, ठीक है, रेज मतलब वो फिर जब उसका मतलब निकल जाता है तो फिर उसके बाद वो आपके साथ जितना नाइस था उतना ही वो आपसे गुस्सा करता है आपके ऊपर। बैड टेम्पर इज ड्यू टू लैक ऑफ, फिर बैड टेम्पर को डिफाइन कर रहा है कि ये कैसे होता है, किसकी कमी के कारण होता है। सेल्फ कंट्रोल का लैक हो तो बैड टेम्पर उसकी वजह से आता है, ठीक है, इंसान में। इवन द बेस्ट मैन फील वेक्स्ड होता है एनोय, चिढ़ना, इरिटेट होना। मतलब जो अच्छा आदमी होता है, जो बेस्ट मेन होते हैं, वो भी वेक्स्ड फील करते हैं। एंड क्रॉस समटाइम्स बट दे कंट्रोल देयर फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट मैन होते हैं वो समटाइम्स वो भी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। दे डोंट लूज देयर टेम्पर, वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, टेम्पर नहीं खोते हैं, ठीक है। बैड टेम्पर्ड पीपल आर स्लेव्स ऑफ देयर फीलिंग्स, लेकिन जो बैड टेम्पर्ड पीपल होते हैं वो अपनी फीलिंग्स के दास होते हैं, गुलाम होते हैं, ठीक है। मतलब वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दे कांट कंट्रोल देयर टेम्पर, वो नहीं कर पाते। स्ट्रेच मैनर में, एक्सपेंडेड मैनर में इस चीज को घुमा रहा है। अ बैड टेम्पर्ड मैन इज एन अनहैप्पी मैन। फिर एक अलग बात बता रहा है कि वो कभी भी खुश नहीं होता। बैड टेम्पर्ड जो
पीपल होते हैं वो अनहैप्पी रहते हैं। हाउ कैन यू बी हैप्पी, तुम कैसे खुश रह सकते हो व्हेन एवरी लिटिल थिंग मेक्स यू एंग्री। यहां पे मेक्स नहीं होगा, मेक ही होगा, ठीक है। व्हेन एवरी लिटिल थिंग, भाई बोल रहा है कि तुम कैसे खुश रह सकते हो जब छोटी छोटी बातें तुम्हें, छोटी छोटी बातों पे जब तुम्हें गुस्सा आता है, तुम अपना टेम्पर खो देते हो, राइट। बैड टेम्पर ग्रोज, ये ग्रो कब करता है, इनटू अ हैबिट, हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है इफ नॉट चेक्ड। अगर हम इसको चेक नहीं करते हैं तो फिर ये आदत ही बन जाती है उस बंदे की, ठीक है। द क्योर, फिर लास्ट में एक लाइन है जो हमें जब पैसेज करेंगे और इसको प्रिसाइज मैनर में लिखेंगे तो वहां पे हमें लास्ट लाइन को लिखना पड़ेगा। द क्योर फॉर बैड टेम्पर इज टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ, टू होगा यहाँ पे मिस्टेक है, इज टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर्स। फिर इसकी क्योर के बारे में बता रहा है, पहले तो बता रहा है कि बैड टेम्पर जो है क्या। इस पैसेज में पहले हमने ये देखा कि बैड टेम्पर को बता रहा है कि बैड टेम्पर क्या होता है, वो सही होता है गलत होता है। फिर बैड टेम्पर पर्सन के बारे में बता रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिर बैड टेम्पर का रीजन बता रहा है कि किस कारण से होता है ना, बीच में लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा बेस्ट मैन के बारे में बता रहा है, जो बेस्ट मैन है मींस वो पूरा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो बैड टेम्पर्ड पीपल होते हैं वो अपनी फीलिंग्स के स्लेव्स होते हैं। तो अगर हम क्रक्स निकालें स्टूडेंट्स, फिर एंड में उसकी क्योर भी बता रहा है कि उसकी क्या क्योर होनी चाहिए, बैड टेम्पर की क्या क्योर होनी चाहिए, कि इंसान को अपने बारे में, जो ऐसे लोग होते हैं उनको अपने बारे में कम सोचना चाहिए और दे शुड थिंक अबाउट अदर्स मोर, मतलब ज्यादा उनको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ये इसकी क्योर बता रहा है, राइट। तो अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले तो हमें टाइटल फाइंड आउट करना है कि इस पैसेज में आपने जो पढ़ा, आपने एक बार रीड करा, आप इसको सेकंड टाइम भी पढ़ सकते हो, तो इसके लिए टाइटल क्या हो सकता है, What could be the title, ठीक है। अच्छा, टाइटल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अ क्योर फॉर बैड टेम्पर, ठीक है। अ क्योर फॉर बैड टेम्पर कैन बी द टाइटल, कैप्शन हो सकता है इसका। इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर भी हो सकता है, इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि वो कोई एक ही बन सकता है, ठीक है। तो आपको जो आपकी थॉट बोलती है उसके अकॉर्डिंग आप इसका टाइटल निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें तो हम मान के चलते हैं कि चलो हम ले लेते हैं इसका जो टाइटल है, हम ले लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर। बैड टेम्पर, ये हमने इसका टाइटल ले लिया, राइट। इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको फोन में ओपन कर लेता हूं पीपीटी को, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो शायद ये मिटेगा, मेरे को फंक्शन नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखते हैं, क्या ये गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। तो ये मुझे खोलना पड़ेगा फोन में, इसको वहां रहने दो 1 मिनट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीड कर लूंगा और हम यहाँ से इसको करते चलेंगे, कैसे कैसे हमने इसको करना। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो है क्या रहेगा टाइटल। टाइटल है इसका हमारा इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर, बैड टेम्पर, राइट। ये था हमारा टाइटल, इसको अंडरलाइन नहीं करना हमने, इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर आप सीधा लिखें, ठीक है, नो नीड टू अंडरलाइन इट, राइट। तो अब स्टार्टिंग में मैं यहां पढ़ लेता हूं स्टूडेंट्स, बोल रहा एंगर मे समटाइम्स बी राइट एंड होली, बैड टेम्पर इज ऑलवेज रॉन्ग, इट इज जनरली फुलिश थ्रू। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, मतलब जहां पे बोल रहा था कि बैड टेम्पर को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसा होता है बैड टेम्पर, ठीक है जी। अब बैड टेम्पर को मैं इन 2-3 लाइंस को ना एक सिंपल सी लाइन में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बैड टेम्पर पीपल आर जनरली बैड एंड फुलिश, एक लाइन में हम बोल देते हैं, पॉइंट बनाते हैं, बैड टेम्पर people are
बैड टेम्पर पीपल आर जनरली ये फर्स्ट 3 लाइन का शॉर्ट है ये। बैड टेम्पर पीपल आर जनरली बैड एंड फुलिश। उसने पैसेज में यूज किया था स्टूडेंट्स रॉन्ग, तो हम जरूरी थोड़ी कि रॉन्ग लिखेंगे, उसकी जगह बैड लिख लो आप, ठीक है। बैड टेम्पर पीपल आर जनरली बैड एंड फुलिश। ये हमने फर्स्ट 3 लाइंस को शॉर्ट करके लिख दिया कि बैड टेम्पर जो पीपल हैं वो आमतौर पे बुरे होते हैं और मूर्ख होते हैं। तो 3 लाइंस को हमने स्ट्रेच करके ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर अगर अगली बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट रुकना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था वो पैसेज में, मैं रीड करके बताता हूं। बोल रहा है बट बैड टेम्पर्ड पर्सन इज ऑलवेज सेल्फिश। उसके बाद वो सेल्फिश वाली बात बता रहा था, फिर उसकी सेल्फिश पर्सन को डिफाइन कर रहा था कि लेट अ सेल्फिश पर्सन हैज हिज ओन वे एंड ही विल बी वेरी नाइस टू यू। मतलब जब उसको काम बढ़ता है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बन जाता है, बट क्रॉस हिम, जब उसका काम निकल जाता है, इन द स्मॉलेस्ट थिंग ही फ्लाइज इनटू अ रेज, फिर एकदम से वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी करने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा है। तो वो लाइन तो हम सीधी लिख सकते हैं कि बैड टेम्पर्ड पर्सन is a bad person. Bad tempered person is a selfish person. Is a selfish person. Is a selfish person. तो इसके बाद जो ये सेल्फिश पर्सन, जब हमने लिख दिया कि जो बुरे, बैड टेम्पर, देखो मैंने यहाँ बैड टेम्पर लिखा और यहाँ बैड टेम्पर्ड लिखा है, ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स बीच बदल रहा हूं थोड़ी थोड़ी, और ये एक नाउन है। तो आप हर जगह बैड टेम्पर ही नहीं लिखोगे, ठीक है, आप कई जगह बैड टेम्पर्ड भी लिख दोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो हमने उसको फिर आगे जो उसको डिफाइन कर रहा है कि जब उसको काम पड़ता है तो फिर तुम्हारे लिए नाइस हो जाता है, लेकिन जैसे वो उस चीज को उससे क्रॉस हो जाता है तो फिर वो जो है आपके ऊपर रेज भी करता है, गुस्सा भी करता है, ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स पैसेज को मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आगे देखना। तो इसके बाद पैसेज में वही बात बता रहा था, बट बैड टेम्पर इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। फिर उसका रीजन बता रहा है कि बैड टेम्पर जो है किस कारण से होता है, ठीक है। इज ड्यू टू द रीजन, इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इवन द बेस्ट मेन फील वेक्स्ड एंड क्रॉस समटाइम्स बट दे कंट्रोल देयर फीलिंग्स। फिर बेस्ट मैन का एग्जांपल है कि वो भी कई बार वेक्स्ड हो जाते हैं बट वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बैड टेम्पर्ड पर्सन होते हैं वो अपनी फीलिंग्स के स्लेव होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, तो रीजन बता रहा है तो हम कॉज से बना सकते हैं, द कॉज ऑफ बैड टेम्पर, इसको आप ऐसे लिखें, द कॉज ऑफ बैड टेम्पर, क्या कॉज था, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल बोला था, इज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। वर्ड्स का भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब एक ही पॉइंट जोड़ूंगा मैं आगे और इसको खत्म करूंगा, ठीक है। तो आपको रेलिवेंट चीजें उठानी है, इरेलीवेंट थिंग्स को हटा देना है। जब उसने पहले बोल दिया कि सेल्फिश पर्सन होता है बैड टेम्पर्ड पर्सन, तो उस सेल्फिशनेस को नहीं डिफाइन करने बैठ जाना कि सेल्फिश पर्सन ऐसा होता है, सेल्फिश पर्सन वैसा होता है। हमने एक लाइन में बोल दिया कि वो एक सेल्फिश बंदा होता है, ठीक है। तो उस बात को वहीं पे खत्म कर देना, अपने आइडियाज को, थॉट्स को स्ट्रेच नहीं करना आपने, जैसे वो पैसेज में करता है, राइट। अब लास्ट में उसने वही बोला है, सब कुछ कहानी हमने लिखने की जरूरत नहीं है। बैड टेम्पर्ड पीपल आर स्लेव्स ऑफ देयर फीलिंग्स, दे कांट कंट्रोल देयर टेम्पर, अ बैड टेम्पर्ड मैन इज एन अनहैप्पी मैन। ये एक लाइन हम ऐड कर सकते हैं वैसे, ठीक है। कैन यू हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन एवरी
little thing makes you angry, bad temper grows into habit if not checked। ये बहुत स्ट्रेच मैनर में है, हमने उसका कारण बता दिया मेन, ये उसका कारण है भाई लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है तो बंदे के अंदर बैड टेम्पर आता है। ठीक है, लास्ट में एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, द क्योर फॉर बैड टेम्पर इज टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर्स। मतलब अपने बारे च ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੋਚੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ, यही ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ क्योर है, दवाई है। ठीक है जी, तो एक लाइन में और लिख लेता हूं, बैड टेम्पर पर्सन, या मैन लिख दो, टेम्पर मैन, चाहे यहां पे आप टेम्पर्ड लिखो, बैड टेम्पर्ड मैन इज एन अनहैप्पी मैन, बैड टेम्पर्ड मैन इज एन अनहैप्पी मैन। इज एन अनहैप्पी मैन। अब जो लास्ट में वो लिख रहा है कि उसकी क्योर क्या बता रहा था कि तुम अपने बारे में कम सोचो और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचो, यही इसकी सबसे अच्छी दवाई है। तो इस लास्ट लाइन को हम एक ही लाइन में अनसेल्फिश वर्ड से इसको कंक्लूड कर दूंगा, द क्योर फॉर बैड टेम्पर is to be unselfishness। तो जो वो लंबा लिख के दे रहा था ना हमें कि भाई तुम जो है अपने बारे में कम सोचो, थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर्स, तो उसके लिए हमें एक स्मॉल में छोटा सा एक वर्ड लिख दिया, तो ये हमारी एक प्रेसी राइटिंग होगी जी शॉर्ट में। इसमें अप्रॉक्स आई थिंक, अगर मैंने काउंट तो मैंने करे नहीं, तो ये 40 के अराउंड आपके वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 120 वर्ड्स का आपका पैसेज था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें मैंने बता दिया कि उसका 1/3 कितना बनता है, 40 के अराउंड। ठीक है, 40 से 42 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 40 नहीं होंगे एग्जैक्ट, 38 भी रहेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो ये हमने उसके मेन पॉइंट्स निकाले, जो उसमें इररेलेवेंट कंटेंट था, इररेलेवेंट जो टेक्स्ट था उसको हमने नहीं लिखा, राइट। तो यही करना होता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अब कई बच्चे पूछने लग जाते हैं सर टाइटल पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं। अरे भाई टाइटल तो पहले लिखा जाएगा, टाइटल को बाद में थोड़ी लिखेंगे, टाइटल हमेशा पहले लिखना है। जैसे हमारी बॉडी में आत्मा है ना, हमारी सोल, वैसे ही प्रेसी राइटिंग का सोल माना जाता है। अगर आप इस सोल को नहीं लिखोगे तो हमारी बॉडी बेकार है बिना आत्मा के। तो ये समझ लो कि प्रेसी राइटिंग में जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, वो एक आत्मा की तरह होता है, जैसे हमारी बॉडी में सोल होती है। ठीक है जी, तो एक छोटा सा ओवरव्यू देना था आपको थोड़ा सा। आप बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपके पेपर है, तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर लिख के आना है। 5 मार्क्स का ये रहेगा, 5 मार्क्स का लेटर आपका रहेगा। ठीक है, लेटर का फॉर्मेट आपको पता है लेफ्ट साइड होता है। अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स पेपर में आते हैं तो कोशिश करें कि आप वहां पे फॉर्मल लेटर को ही लिखिए। ठीक है जी, फॉर्मल लेटर के स्टेप्स थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में 3 लाइंस का आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, सबसे पहले 3 लाइंस में एड्रेस लिखना है। ठीक है, उसका भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। 3 लाइंस में एड्रेस लिख देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एड्रेस लिखने के 2 तरीके हैं। अगर एड्रेस लेटर में गिवन है तो वही एड्रेस लिख के आ जाना है, अगर एड्रेस नहीं दे रहा है तो इन्वेंट करना पड़ेगा। इन्वेंट करने के लिए आप कुछ भी यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड आप लाइन को ब्रेक करके इन्वेंट करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल आप इस लास्ट लाइन में लिख के आना, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि जहां आपका पेपर है ना वहां की आपको लोकेलिटी नहीं पता है। ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली, राइट।
तो लोकेलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC, राइट। लोकेलिटी नहीं लिखोगे ना आप, क्योंकि आपको पता नहीं आपका पेपर कहां पे है। तो 3 लाइंस का आपको एड्रेस लिखना है, फिर आपको एक लाइन ब्रेक कर देनी है, सेपरेटेड बाय अ लाइन, फिर आ जाएगी यहाँ पे डेट, एक लाइन छोड़नी है, यहाँ ध्यान रखना, फिर डेट लिख देनी है। डेट लिखने के तरीके वही हैं 2, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखो जैसे आज है, या तो ऐसे लिखो 30 जून 2022, पहला मेथड। और यहां एड्रेस में कभी भी पंक्चुएशन मार्क, कॉमे नहीं लगाने, कभी भी एड्रेस में पंक्चुएशन का यूज नहीं करते, ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। 30 जून लिख दिया आपने 2022, या जून 30 कॉमा, यहां सेपरेट करने का पड़ेगा डेट और सन को, तो 2022, या ऐसे लिख दो। ये दोनों मेथड है। एड्रेस 3 लाइंस में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में ही होगा सब कुछ। डेट लिखने के 2 तरीके हैं, कहीं ऐसे मत लिख देना कि अगस्त, कई बच्चे ऐसे करते हैं शॉर्ट में। एब्रिविएशन फॉर्म्स को हमेशा अवॉइड करना है, और कभी भी लेटर राइटिंग में अपना रियल आइडेंटिटी नहीं लिखते, कहीं अपना घर का एड्रेस लिख के आगे, ठीक है। तो यूएफएम एक टर्म होती है, यूएफएम टर्म का हमेशा ध्यान रखें। अभी एसएससी और एसएससी में, अब तो चलो फर्दर तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कैंसिल हो गया हो, लेकिन पीछे सीएचएसएल में काफी बच्चों पे यूएफएम एक टर्म है, अंडर फेयर मींस। अंडर फेयर मींस रूल बोलते हैं इसको, अंडर फेयर मींस रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज अवॉइड राइटिंग योर रियल आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे पहले ऐसा होता था कि बोर्ड को लेटर जाते थे, तो कोई बच्चे अपने घर का ही एड्रेस देने लग जाते थे और कुछ ऐसी बातें लिख देते कि सर मेरे को इसका नंबर दे देना प्लीज, है ना। वो चीजें नहीं हो सकती, आपका ना तो रियल नाम लिखा जाएगा, ना ही आपका रियल एड्रेस लिखा जाता है इसमें लेटर राइटिंग में। तो अंडर फेयर मींस का ध्यान रखना है, इसको पढ़ के जाना टर्म को स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको सर्च कर सकते हो, तो इससे 0 मार्क्स मिलता है बच्चे को। तो अवॉइड राइटिंग योर रियल आइडेंटिटी एंड रियल एड्रेस, वो कभी नहीं लिखना, वो क्रिएट करना पड़ता है आपको। लेटर राइटिंग में दे रखा है एड्रेस, तो उसी को उठा के डाल दो, नहीं है तो क्रिएट कर लो ऐसे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो एग्जामिनेशन हॉल लिख के डेट आपने लिख दी, फिर आपको दोबारा एक लाइन छोड़नी है और यहां लिखना है आपको सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे? अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो अपने भाई को, तो आप लिख सकते हो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पे रिस्पेक्टेड लिखने की लोड़ नहीं है, तो डियर लिख सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये है आपका सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन के बाद आपको कोई लाइन नहीं, लाइन सिर्फ यहां छोड़नी है, एक लाइन सिर्फ यहां छोड़नी है, आपको एक ब्रेक करनी है। और सैल्यूटेशन के बाद जैसे डियर ब्रदर लिखा, तो आप यहां लाइन मत छोड़ें, इसके बाद आप यहां नेक्स्ट लाइन से अपनी बॉडी ऑफ द लेटर लिखना स्टार्ट कर दें। बॉडी, बॉडी के 3 स्टेप होते हैं। जो बॉडी पैराग्राफ होता है, अगर आपको 5 मार्क्स का लेटर है, तो आपको 100 से 120 वर्ड्स का ही लिख के आना है, 100-120 वर्ड्स का ही लिखना है। और ये जो 100-120 वर्ड है ना, 100 या 120 वर्ड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काउंट होते हैं इस पैसेज के, बॉडी के। इनको मत सोचना कि मेरे तो इसके भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स काउंट नहीं होते हैं। 120 वर्ड आपके सिर्फ लेटर के ही काउंट होंगे, ठीक है। जो बॉडी पैराग्राफ होता है, बॉडी पैसेज के 3 भाग होते हैं, मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। बॉडी पैसेज का पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, जहां आप ये बताओगे कि आप क्या हो, कौन हो। इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, अपने भाई को लिख रहे हो कि पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हेलो ब्रदर, हेलो डियर, हेलो डियर ब्रदर, कॉमा, इसमें क्वेश्चन भी खुद ही करना है, आंसर भी खुद ही देना। हेलो डियर ब्रदर, हाउ आर यू। स्टार्टिंग लाइंस बता रहा हूं, ऐसे लिख के आनी है। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, आई होप यू आर डूइंग वेल over there and I am या we are, I am, I होगा तो am, we होगा तो are, we are, यहां एक idiom यूज करना है, sailing
ऑन द सेम बोट, एक इडियम है, इसको आप यहां लिख सकते हो, वी आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। इसका मतलब होता है कि सेम सिचुएशंस है, मतलब अगर आप अच्छे हैं तो अगर मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम अभी अच्छे ही होंगे, ठीक है, मतलब सिचुएशन परिस्थितियां सेम होती हैं, वहां पे आप इस इडियम को यूज कर सकते हो, वी आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि तुम कौन हो और तुम किसको लिख रहे हो और थोड़ा क्या आप बता रहे हो। इसके बाद आपका है बॉडी, बॉडी पैराग्राफ। जो स्टूडेंट्स बॉडी पैराग्राफ होता है, ठीक है, इसी पैसेज में आप मेन वो सिनेरियो क्रिएट करोगे, उस सिचुएशन को बयां करोगे जिसके लिए मेनली वो लेटर पूछा गया है कि भाई आप अपने जैसे 2019 में आया था कि अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखो और उसको बताओ कि भाई तुम जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है जी। बॉडी पैराग्राफ के बाद आपने जब बता दिया, उसको गाइड कर दिया, तो फिर लास्ट में आपको उसको कंक्लूड करना है, ठीक है ना, कंक्लूड करोगे। अब इन 3 स्टेप्स के ही वर्ड्स आपके इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के ही मिलके 100-120 वर्ड बनने चाहिए, इसी के आपको नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन में वही बोलोगे आप कि भाई जो मैंने आपको आज सजेशंस दी हैं, इस बॉडी में जो आपने उसको गाइड किया कि तुम अपनी पढ़ाई की तरफ, मुझे कंप्लेंट आई है तुम्हारे स्कूल से, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम इंग्लिश में फेल हो गए हो, ठीक है, और तुम अदर सब्जेक्ट्स में भी तुमने बड़ा मिजरेबली परफॉर्म किया है, ये सब कुछ आप यहाँ लिखोगे। फिर एंड में तुम उसको ये सुझाव दोगे कि मैं ये होप करूंगा कि तुम इन बातों पे ध्यान दोगे, वही कंक्लूजन हो गया, आपने उसको बता दिया, ठीक है। फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देना है और अपना नाम नहीं डालना है, नाम की जगह आप XYZ लिख सकते हो, ठीक है। और क्लोजिंग सैल्यूटेशन में आप उसको वो लिख सकते हो, जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ना योर्स फेथफुली, या भाई आपका तो लविंगली लिख सकते हो वहां पे, और लास्ट में XYZ करके उसको क्लोज करके आ जाना है। तो फॉर्मेट के भी यहाँ पे 5 में से 2 कर नंबर फॉर्मेट के होते हैं, 3 नंबर आपके बॉडी के होते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है, ठीक है, ऐसे मत छोड़ना। 20 नंबर कोशिश करना लेने की डिस्क्रिप्टिव पार्ट से, और 10-12 नंबर आपके दूसरे सेक्शन ग्रामर से आ जाते हैं, तो आपके चांसेस इस पेपर को क्रैक करने के ज्यादा हो जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, आज की सेशन में इतना रहेगा, और आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।